ओके, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जो क्लास में ज्वाइन हो गए हैं वो ज़रा एक दफ़ा मुझे कंफर्म कर दें कि उनको जो वॉइस है वो बिल्कुल क्लियर आ रही है, और दूसरा ये कि ऑडियो भी जो है, ऑडियो और वीडियो दोनों ही जो है वो बिल्कुल क्लियर आ रही हैं। ओके फ़ातिमा, ओके सुनैना, ठीक है। और भी जो बच्चे हमें ज्वाइन कर चुके हैं वो भी मुझे बता दें कि भाई सबको आवाज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है, सही है, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम आशिर। ओके, तो जब तक बच्चे जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो है वो हम कुछ प्रीवियस जो हमारी क्लास हुई थी उसके बारे से मैं आपको बता दूं, ताकि जो बच्चे आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, नए बच्चे हैं, सही है, तो वो भी समझ सकें कि हमारा जो कोर्स है, सही है, उसमें क्या चल रहा है और आज हम क्या पढ़ेंगे और प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि भाई जो प्रीवियस हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर हमने जो मेन फोकस रखा था वो था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेजन, जो कि चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक था, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेजन। ठीक है, तो उसमें हमने कंप्लीट एक बहुत ही ज़बरदस्त सी एक क्लास ली थी, और जो है वो क्या नाम है, उसके अंदर जितने भी डाउट्स थे हमारे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेजन के हवाले से उसको हमने क्लियर कर दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद जो उस क्लास का जो सेकंड हाफ था उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 2, जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो चैप्टर है वो हमने जो है वो उसके अंदर स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, तो अब चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, वो हमने पूरा मुकम्मल नहीं किया था। सिर्फ उसका जो अपैरेटस था या फिर उसका जो एक्सपेरिमेंट था, सिर्फ उसी को हम जो है वो उस क्लास में डिस्कस कर पाए थे। तो जितना भी हमारे पास टाइम बचा था उसके अंदर हमने मोस्ट ऑफ द उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कवर अप किए थे। ठीक है, तो आज जो है, आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इसका जो है सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें समझेंगे और पढ़ेंगे उसके हवाले से हमने देखा था। और फिर इसके बाद हमने इसका जो फर्स्ट टॉपिक था, विच इज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, विच इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको हमने जो है वो उस क्लास के अंदर क्या किया था बेटा, डिस्कस किया था। तो आज मैंने ये सोचा कि क्योंकि हमें हर क्लास के स्टार्ट में जो है वो रिवीजन कराता हूँ जो कि प्रीवियस क्लास का होता है। अब प्रीवियस क्लास में चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने चूंकि सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ा था, तो मैंने बोला कि मैं वहीं से ही अपने लेक्चर को जो है वो शुरू कर लूँगा। तो जो हमारे नए बच्चे हैं उनको भी एक चांस मिल जाएगा कि चैप्टर नंबर 2 जो है वो उनके लिए एक तरीके से आज से वो जो है वो उसको कंटिन्यू करेंगे, और फिर इसके बाद जो है वो इससे रिलेटेड जितने भी आज हमारे कंप्लीट टॉपिक्स हो जाते हैं, सही है, उसको हम कोशिश करेंगे कि आज ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स के हम मुकम्मल कर लें। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? तो अब जो है वो हम सबसे पहले सबसे पहली चीज़ होती है हमारी SLOs, पहले उनको देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि भाई कि कितने टॉपिक्स हैं हमारे पास, और इसके अलावा कि कितने टॉपिक्स हमने अभी कर, जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कितने टॉपिक्स हमने कर लिए हैं और आज की क्लास में क्या करना है और आने वाली क्लासेस के अंदर हमारा क्या प्लान होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हमारे पास जो है एक पूरे चैप्टर का एक SLO है, यानी कि हमने इस चैप्टर के अंदर जो जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो सारे टॉपिक्स की हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है। तो इसमें हम देख लेते हैं भाई, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के हवाले से जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के हवाले से जो है तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो टॉपिक था वो हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो शुरू किया था। तो उसी को मैं बोल रहा हूँ कि आज मैं उसी को थॉरली रिवाइज भी करवाऊंगा, ताकि जो बच्चे प्रीवियस क्लास में नहीं थे, सही, उनके लिए आज चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट तरीके से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, और फिर इसके बाद आज हमारी जो आज की क्लास है वो चूँकि डिस्कवरीज के ऊपर ही है, यानी कि जो हमारे पास 3 जो फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसको हमने जो है वो आज डिस्कस करना है। उनके डिस्कवरीज के हवाले से जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनको हमने डिस्कस करना है। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बाद डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये हमारे आज मेजर टॉपिक्स होंगे जो कि आज हमने जो है वो डिस्कस करने हैं। फिर इसके बाद जो हमारे अदर टॉपिक्स हैं जैसे कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, नील बहर एटॉमिक मॉडल, डी ब्रॉगली, श्रोडिंगर, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो हमारे पास टॉपिक्स हैं ये सारे हमारे फिर आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो है वो शामिल होंगे। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? तो अब जो है वो हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है,
डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो बच्चे जिन्होंने लास्ट क्लास में चीज़ों को समझा था, ठीक है, तो वो अपनी चीज़ों को रिकॉल करेंगे, और जो बच्चे आज नए हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, वैसे मैं हर क्लास के स्टार्ट में कोई सेशन रखता हूं जिसके अंदर मैं प्रीवियस क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूं, लेकिन मैंने इस क्लास में जो क्विज सेक्शन रखा हुआ है वो बिल्कुल आखिर में है। सही है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझिएगा, और जो भी क्वेश्चंस हों, सही है, उसको आप ड्यूरिंग द लेक्चर बहुत अच्छे से पूछ सकते हैं। सही, मैं चैट बॉक्स में साथ साथ देखता रहूँगा। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो भाई मैं एक चैप्टर का आपको अगर मैं स्टार्टिंग के ओवरव्यू बताऊं, तो इसका जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था इस तरीके से कि भाई हमारे पास एक ग्रीक फिलोसोफर था, सही है, जिसका नाम था डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने सबसे पहले ये एक नज़रिया दिया था कि भाई इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी सब्सटेंसेस हैं ये किसी ना किसी एक पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया, सही है, एक पार्टिकल का जिससे मिलके तमाम चीज़ें जो है वो क्या हुई है बेटा, बनी हुई है। तो वहाँ पे उस सब्सटेंस को नाम दिया गया एटम। एटम, तो एटम जो कि एक ग्रीक लफ्ज एटमॉस से ड्राइव्ड है। सही, तो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि भाई एटमॉस का मतलब क्या होता है। एटमॉस का मतलब किसी बच्चे को यहाँ पे पता है कि भाई एटमॉस का मतलब मैंने जो बताया था क्या होता है, एटमॉस। ठीक है, तो ये जो वर्ड है एटम, ये ड्राइव है लफ्ज एटमॉस से, और लास्ट टाइम मैंने ये चीज आपको बताई थी भाई एटमॉस का मतलब क्या होता है। एटमॉस का मतलब नहीं, टाइनी नहीं, एटमॉस का मतलब होता है इनडिविजिबल। एटमॉस का मतलब क्या होता है, इनडिविजिबल, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। सही है, यानी कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते 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 बिल्कुल उसकी आखिरी हद पे पहुंच जाते हैं जहां पे उसके बाद वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, तो वो पार्टिकल हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा, इनडिविजिबल पार्टिकल कहलाएगा। तो ग्रीक के अंदर इनडिविजिबल सब्सटेंस को बोलते हैं एटमॉस। ठीक है, तो इसी वर्ड से ड्राइव किया गया है लफ्ज एटम। तो एटम जो है हमारे पास ये एक इनडिविजिबल पार्टिकल, इसका एक कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया था। सही, कहां से दिया गया था, एक ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस से। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी एक कंप्लीट थ्योरी जो है वो पेश करी किसने, जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने फिर उसी बात को और अच्छे तरीके से समझाया, और उसने कहा कि भाई एटम जो है इट इज इनडिविजिबल इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल, यानी कि ये एक ऐसा पार्टिकल है कि जिससे तमाम चीजें मिलके बनी हुई है, और ये एक इनडिविजिबल है, यानी कि इसको आप फर्दर और किसी सब्सटेंस के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। इनडिविजिबल इंडिस्ट्रक्टिबल, यानी कि इसको आप फर्दर और ज्यादा तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो यहां पे मुगीस ने हमें बताया कि भाई कि बट देन सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर फाउंड। तो फिर मैंने क्या बताया कि भाई आपके पास मुख्तलिफ फिर साइंसदान जिनकी एक्सपेरिमेंट की वजह से मुख्तलिफ डिस्कवरीज हुई, और फिर हमें एटम के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझने का मौका मिला। तो फिर उसके बाद हमें पता चला भाई जब हमारे पास बहुत सारे साइंसदान आए, जैसे कि जे थॉमसन, इसके अलावा विलियम क्रुक्स, फिर इसके बाद रदरफोर्ड, फिर इसके बाद जेम्स चैडविक, गोल्डस्टीन, और इन सब के जो एक्सपेरिमेंट्स थे इनसे हमें इस चीज का पता चला कि भाई एटम जो है वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, बल्कि एटम जो है वो और मजीद छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। सही, सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, और यहां पे हमारे पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सही है, वो कितने होते हैं बेटा, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो 3 होते हैं। नंबर 1 इज इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 इज प्रोटॉन, and number 3 is neutron. So by the series of experiment that was conducted by numbers of scientists, so ये तो हमें फिर यहाँ पे ये पता चला कि भाई एटम जो है वो इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल नहीं है, सही, इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, बल्कि इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू इट्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स व्हिच इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सही,
तो आज का जो हमारा पूरा सेशन है सही, वो इस क्या नाम है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरीज के हवाले से है कि भाई कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो कंडक्ट किए गए और जिसके नतीजे में हमें ये पता चला कि भाई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कंसिस्ट करता है। तो आज के टॉपिक के अंदर जो है वो हम ये तमाम बातें जो है वो उसको क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेगा और इसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसको जहन में रखिएगा, और फिर मैं इन्हीं पॉइंट्स से रिलेटेड आपसे आखिर में क्वेश्चन भी करूंगा और फिर इसके अच्छे से पूरे हफ्ते में आप जो है वो तैयारी करिएगा। क्लियर हो गई बात? तो अब हम शुरू करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले मैं इसको रब कर लूं। ओके, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले हमने देखना भी, देखें जब भी हम कोई भी डिस्कवरी पढ़ रहे होंगे, अब वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हो या फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हो, तो सबसे पहले हमने जो चीज़ उसकी डिस्कस करनी होगी वो होगी उसका इंट्रोडक्शन, यानी कि क्या क्या कौन साइंटिस्ट थे सही जिन्होंने इस पार्टिकल्स को क्या नाम है, डिस्कवर किया, क्या एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया, ठीक है, किस ईयर में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, एंड फर्दर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सही कि जो जो आपके कोर्स करिकुलम के अंदर शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में सबसे मेन चीज़ जो है हमारे पास इंट्रोडक्शन, वो ये है कि भाई जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये दो साइंटिस्ट की एक कंट्रीब्यूशन से जो है वो किया गया, जिसमें हमारे पास नंबर 1 जो थे वो थे हमारे पास जे थॉमसन, जिनकी पिक्चर आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, सही है। तो ये है हमारे पास जे थॉमसन, ठीक है। और जो दूसरे हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं जिनकी पिक्चर आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही है, सही, इनका नाम है हमारे पास विलियम क्रुक्स, ठीक है। तो जे थॉमसन और विलियम क्रुक्स ये दो साइंटिस्ट थे सही जिनकी कंट्रीब्यूशन के जरिए हमें जो है वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमारे लिए पॉसिबल हो सकी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई इनका जो इंट्रोडक्शन है सही, उसके अंदर तो आपने इनके बारे में बताना होगा कि भाई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेड बाय 2 साइंटिस्ट जे थॉमसन एंड विलियम क्रुक्स। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो है अपैरेटस। अपैरेटस का मतलब ये होता है कि भाई हमने यहाँ पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं सही, और क्या नाम है, जिनकी मदद से हमने ये जो एक्सपेरिमेंट है ये परफॉर्म किया है, जिसकी मदद से हमें पता चला कि भाई कि एटम के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मौजूद है, सही। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझ लेते हैं तमाम चीज़ों को कि भाई कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से जो क्या नाम है अपैरेटस हैं वो हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने जो है वो अभी एक पिक्चर मौजूद है, तो मैं यहाँ पे आपको सबके समझाता हूँ कि भाई कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है वो हमने यूज़ की थी। नंबर 1 सबसे मेन चीज़ जो है इसके अंदर सही, आपको जो यहाँ पे एक ट्यूब ये जो नज़र आ रही है सही, इसका नाम होता है हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब, और बेसिकली ये एक हमारे पास ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है, ग्लास ट्यूब। तो एक ग्लास की एक ट्यूब है सही, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। ये इस एक्सपेरिमेंट का सबसे ज़्यादा जो है वो मेन कंपोनेंट होता है, सही भी। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम कुछ गैसेस को क्या करते हैं बेटा, इनक्लोज करते हैं, सही। कोई भी गैसेस हो सकती है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, तो यहाँ पे हम उन गैसेस को क्या कर देते हैं बेटा, इनक्लोज करते हैं, सही। और यहाँ पे आपको इस ट्यूब के साथ यहाँ पे ये एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ नज़र आ रहा होगा, और ये इंस्ट्रूमेंट बेसिकली हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं वैक्यूम पंप, ठीक है। वैक्यूम पंप जो है यहाँ पे इसलिए लगाया जाता है ताकि हम इस डिस्चार्ज ट्यूब, इस ग्लास ट्यूब के अंदर मौजूद जो भी गैस है उसका जो प्रेशर है उसको हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। अगर हमें प्रेशर को बढ़ाना है या फिर प्रेशर को हमें कम करना है, ठीक है, तो वो हम यहाँ से इस वैक्यूम पंप के जरिए जो है वो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, सही। सो द नंबर 1 इज डिस्चार्ज ट्यूब विच इज बेसिकली अ ग्लास ट्यूब, एंड यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी चीज़ है ये है हमारे पास एक वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप इज यूज टू मेंटेन द प्रेशर इनसाइड द ग्लास ट्यूब, ठीक है। तो जो भी हमारे पास इसके अंदर गैस मौजूद होगी उसके प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है वो इस वैक्यूम पंप का जो है वो इस्तेमाल करेंगे।
फिर इसके बाद जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो है हमारे पास यहाँ पे ये दो मेटल प्लेट्स, जो आपको यहाँ पे दो मेटल प्लेट्स लगी हुई नजर आ रही हैं। ये दो मेटल प्लेट्स इसका जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सही, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये जो मेटल प्लेट है, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ये मेटल प्लेट यहाँ पे इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ क्या हुआ है, कनेक्ट हुआ है। ठीक है, तो अगर हम किसी भी मेटल प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो फिर वो मेटल प्लेट हमारे पास क्या कहलाती है, कैथोड। ठीक है, सो वो मेटल प्लेट जो कि हमारे पास बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास वो मेटल प्लेट जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो वो हमारे पास क्या कहलाती है, एनोड। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास जो इसका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दीज आर टू मेटल प्लेट्स जो कि हमारे पास बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ क्या हुई हुई है, कनेक्ट हुई हुई है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हुई हुई है वो क्या कहलाएगी, कैथोड कहलाएगी, और जो हमारे पास बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हुई हुई है ये हमारे पास क्या कहलाएगी, एनोड कहलाएगी। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे हमारे पास जो है इसके इनसाइड जो है हमने कोई भी गैस भरी हुई है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में भी इसके हवाले से बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसको हमने यहाँ पे क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया कि भाई हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें यूज करनी है। ठीक है, अच्छा हाँ, इसके अंदर एक जो सबसे मेन चीज है वो है यहाँ पे एक हाई वोल्टेज जनरेटर, यानी कि हम यहाँ पे जो वोल्टेज इसको सप्लाई करते हैं वो बहुत ज्यादा होता है। सही, वोल्टेज जो हम यहाँ पे इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर सप्लाई करते हैं वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हमें यहाँ पे जो पावर सोर्स देनी होती है वो कैसी होनी चाहिए भाई, हाई वोल्टेज पावर सोर्स होनी चाहिए, यानी कि एक ऐसी पावर सोर्स जो कि इस एक्सपेरिमेंट में एक हाई वोल्टेज करंट जो है वो क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। अच्छा, तो यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर किसी भी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बता दें, ताकि फिर मैं जो है वो फिर इसकी नेक्स्ट हेडिंग यानी कि एक्सपेरिमेंट की तरफ मूव करूंगा। तो जितने भी बच्चे अभी ऑनलाइन हैं, सही है, वो जल्दी जल्दी मुझे बता देंगे भाई ये बात तो सर समझ में आ गया, अपैरेटस क्लियर है, अब आगे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं जल्दी से। शाबाश जितने जितने बच्चे हैं। ठीक है, एलिजिबल आपकी क्लियर है। ठीक है, सुनैना ने कहा है कि भाई सर वैक्यूम पंप को थोड़ा सा बता दें वापस से कि वैक्यूम पंप हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो सुनैना बेटा यहाँ पे जो हमने वैक्यूम पंप लगाया हुआ है, वैक्यूम पंप इज यूज्ड टू मेंटेन द प्रेशर ऑफ अ गैस व्हिच इज इनक्लोज इनसाइड द ग्लास ट्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई जो भी गैस इसके अंदर मौजूद है उसके प्रेशर को मेंटेन करने, उसके प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाते हैं। यानी कि अगर हमें कहीं पे प्रेशर को बढ़ाना पड़ जाए या फिर प्रेशर को कम करना पड़ जाए तो वो हम यहाँ पे इस वैक्यूम पंप के जरिए कर सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे। तो सुनैना आपको ये वाली बात समझ में आ गई, वेरी गुड सुनैना। ठीक है, तो यहां तक हमारा जो अपैरेटस से रिलेटेड जो चीजें थी वो हमने यहाँ पे क्या कर ली है भाई, डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम किसकी तरफ भाई, अब नेक्स्ट चीज है हमारे पास एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर हमने जो है वो इनके जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को लेड किया था, जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था, दैट वाज जे थॉमसन एंड विलियम क्रुक्स। और इसके अलावा फिर अपैरेटस के अंदर हमने यहाँ पे ये चीज़ समझी कि भाई अपैरेटस में हम कौन कौन सी चीज़ें जो है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब इसके बाद आते हैं एक्सपेरिमेंट। अब देखिए यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा था, बेसिकली दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड टू नो अबाउट द कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस। यानी कि देखिए हमने जो है, हमें पता है कि भाई जो करंट है वो सॉलिड में से तो बहुत आराम से पास हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो वायर्स होते हैं, वायर्स, ठीक है, वायर्स जो हैं सही है, उसमें से करंट जो है वो बहुत आराम से पास हो जाता है। सही है, क्योंकि वायर्स जो है वो किसके बने हुए होते हैं भाई, मेटल्स के होते हैं। सही, जैसे कि हमारे पास हो गया भाई आयरन के वायर्स होते हैं, कॉपर के वायर्स होते हैं, सिल्वर के वायर्स होते हैं, दीज ऑल आर मेटल्स। सही, तो सॉलिड में से जो करंट है वो तो बहुत अच्छे तरीके से पास हो जाता है। सही, तो सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्टिविटी है उसको तो हमने पहले देखा हुआ था।
फिर इसके बाद जो हमारे जो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है माइकल फैराडे, उन्होंने लिक्विड्स में से भी करंट को क्या कराया हुआ था, पास कराया हुआ था। सही है, यानी कि जैसे हमने एक बेसिक सा एक्सपेरिमेंट हमें पता है कि भैया अगर हम पानी में कुछ नमक डालें, सही है, और उसमें से अगर हम करंट को पास कराएं तो उसमें से जो है वो करंट पास हो जाता है। तो वो जो एक सॉल्ट सॉल्यूशन है जो क्या नाम है, उसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर सकते हैं बेटा, पास कर सकते हैं। तो लिक्विड में से भी इलेक्ट्रिक करंट की जो कंडक्टिविटी है उसको देखा गया था। अब यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा था, ये बेसिकली परफॉर्म हो रहा था सॉलिड, लिक्विड और लिक्विड के बाद अब गैस में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, तो इसी तरीके से होता है कि जब हम इस तरीके के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हमने नहीं देखी हो। सही है, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में हमारे पास क्या हुआ कि हमने गैसेस में से जो इलेक्ट्रिक करंट है जब गिराने की कोशिश करी तो उसमें हमारे पास क्या हुआ कि भाई इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया। उनको कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे एविडेंस मिले जो इनका दिमाग इस तरफ लेके गए कि नहीं यार, एटम के अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स लाजमी मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि भाई हमें बात पता है कि गैसेस आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सही, गैसेस हमारे पास क्या होती हैं, गैसेस जो हैं ये हमारे पास बैड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, तो गैसेस जो है ना, ये क्या होती है भाई, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं हो सकती है एट अ नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गैसेस में से पास नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब इन्होंने अपना पूरा ये एक्सपेरिमेंट सेटअप डिज़ाइन किया, इसके बाद इन्होंने क्या किया कि यहाँ से भाई स्विच ऑन किया इन्होंने। ठीक है, और नॉर्मल कंडीशन यानी कि नॉर्मल अगर हम प्रेशर की बात करें तो जो हमारे पास नॉर्मल प्रेशर होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर, ये होता है हमारे पास कितना भाई, ये होता है हमारे पास 760 mm ऑफ Hg। ये यूनिट है प्रेशर का। सही, जो हमारे पास नॉर्मल प्रेशर होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर जिसे हम बोलते हैं, ये कितना होता है भाई, 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो एज अ नॉर्मल कंडीशंस जब इन्होंने क्या किया कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की कोशिश करी, सही, तो क्या हुआ कि कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ, यानी कि कोई इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से कंडक्ट नहीं हुई, कुछ भी उन्हें यहाँ पे हलचल होती हुई नहीं दिखाई दी। तो इन्होंने बोला यार अब क्या करें कि भाई यहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट ही नहीं हो रही गैसेस में से, क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद थी, गैस मौजूद थी। अब वो ये चाह रहे थे कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी है, सही, वो इन दो मेटल प्लेट्स के दरमियान इस गैसियस मीडियम में से क्या हो जाए भाई, पास आउट हो जाए। तो उसके लिए वो काफ़ी मेहनत कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही एक्सपेरिमेंट शुरू किया, सही, तो क्या हुआ कि यहाँ से जो है वो कोई भी उनको क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इनकी कंडक्ट नहीं हुई। सही है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे इनकी कंडक्ट जो है वो नहीं हुई। सही, एट अ नॉर्मल कंडीशन जब हमारे पास प्रेशर कितना होता है, अराउंड 760 mm ऑफ मरकरी। सही, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि जब इन्होंने देखा भाई यार इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट ही नहीं हो रही, तो इन्होंने बोला कि भाई एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पे इस वैक्यूम पंप के जरिए जो है ना प्रेशर को क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, प्रेशर को क्या करते हैं, कम करते हैं। और दूसरी बात ये करते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे पास ये जो बैटरी लगी हुई है ना, इस बैटरी में से जो है वो क्या करते हैं कि जो वोल्टेज है उसको ग्रेजुअली क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। सही, तो ये दो बातें आप ध्यान में रखिएगा कि उन्होंने क्या किया, प्रेशर को कम किया और वोल्टेज को बढ़ाया। प्रेशर को कम किया और वोल्टेज को बढ़ाया। सही, तो अब यहाँ पे ये करते गए कि प्रेशर को वो कम करते गए और वोल्टेज को वो बढ़ाते गए। सही, तो एक वक्त ऐसा आया कि जब उन्होंने प्रेशर को बहुत एक्सट्रीम कम कर दिया था, यानी कि आप समझे कि भाई अगर 760 mm ऑफ मरकरी जो एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे होता है हमारे पास, सही, वहां से ये ले गए प्रेशर को कितना भाई, 1 mm ऑफ मरकरी तक, यानी कि कम करते सही, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो प्रेशर को 1 mm ऑफ मरकरी तक क्या कर दिया भाई, डाउन कर दिया। सही, 1 mm ऑफ मरकरी तक डाउन कर दिया। तो प्रेशर जो है वो हमारे पास क्या हो गया बेटा, प्रेशर जो है वो कम हो गया। और जो वोल्टेज है, सही, वोल्टेज को वो बढ़ाते गए। सही, वोल्टेज को बढ़ाते सही, वो वोल्टेज को ले गए अराउंड 1000 वोल्ट्स तक। 1000 वोल्ट्स, ये बहुत ज्यादा वोल्टेज होता है। सही, तो 1000 वोल्ट तक वो जो है ले गए इसको। तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया और वोल्टेज क्या हो गया, बढ़ गया।
अब जैसे ही उन्होंने ये काम किया और जैसे ही प्रेशर हमारा 1 mm ऑफ Hg पर पहुंचा, सही, तो यहां पे हमारे पास क्या हुआ कि उन्हें कुछ लाइट, सही, कुछ लाइट जो है वो नजर आई, सही, जो कि इन मेटल प्लेट्स के दरमियान में बन रही थी, सही, यानी कि उनको इन दो मेटल प्लेट्स के दरमियान कुछ लाइट, कुछ रेस जो है वो गुजरती हुई दिखाई दी। ठीक है, तो कुछ रेस थी जो कि हमारे पास इन दो मेटल प्लेट्स के दरमियान बन रही थी। अब उन्होंने बोला यार ये जो रेज बन रही है ये किसी न किसी पार्टिकल, क्योंकि रेज आर कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि रेज जो है वो किसी न किसी पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला यार ये किस पार्टिकल की बन रही है। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने बोला यार एक काम करते हैं कि हम इसके अराउंड जो है ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लेकर आते हैं, सही है, तो हमें उससे पता चलेगा कि भाई इसका नेचर क्या है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया ये कि भाई इसके एक साइड पे जो मैग्नेट है उसका पॉजिटिव पोल रखा, सही, और जो दूसरे साइड है उसके ऊपर इसका नेगेटिव पोल रखा। अब जैसे ही उन्होंने ये काम किया तो उन्हें ये नजर आया, सही, कि जो हमारे पास रेज है, सही, वो बेंट हो जाती हैं किस तरफ, वो रेज बेंट हो जाती हैं पॉजिटिव की तरफ, सही। जो रेज हमारे पास इन दो मेटल प्लेट्स के दरमियान में बन रही थी, अब वो उनको बज़ाहिर देख के तो नहीं नजर आएगा ना कि भाई ये जो हमारे पास रेज है ये कहां से निकल रही है और कहां जा रही है। या आइदर इट भी वो यहां से यहां पे भी मूव कर सकती है, आइदर इट भी वो यहां से यहां पे भी मूव कर सकती है। अब वो सिर्फ रेज उनको नजर आ रही थी। इसकी मैंने कुछ रियलिस्टिक पिक्चर्स भी आगे वाली स्लाइड्स के अंदर आपके साथ शेयर करी है ताकि आप वो देख सको कि वो एक्सपेरिमेंट दिखने में कैसा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि वो जो रेज थी वो उनको नजर तो आ रही थी लेकिन उसका पैसेज उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो आ कहां से रही है। ठीक है, वो कैथोड से आ रही है कि वो एनोड से आ रही है। तो जब यहाँ पे उन्होंने ये देखा कि भाई जब उन्होंने एक नेगेटिव और पॉजिटिव पोल यहाँ पे लगाया तो जो रेज थी, सही, वो किसकी तरफ बेंट हो गई, वो रेज जो है वो बेंट हो गई किसकी तरफ, भाई पॉजिटिव पोल की तरफ। दैट शोज के जो है यहाँ पे हमारे पास ये जो रेज है से ये कैसा कैरेक्टर रखती हैं, ये नेगेटिव कैरेक्टर रखती है, क्योंकि हमें ये बात पता है कि भाई नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो इसी वजह से ये जो रेज है वो पॉजिटिव की तरफ क्या हो गई, अट्रैक्ट हो गई। अब ये रेज अगर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है दैट मींस के इन रेज का नेचर क्या है, नेगेटिव है। तो यहां पे उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो रेज है ये लाजमी कुछ ऐसे पार्टिकल से बनी हुई है कि जिनके ऊपर क्या चार्ज है भाई, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिनके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहां से उनको एक आइडिया, यहां से उनको एक एविडेंस मिला कि हाँ कोई ऐसा पार्टिकल लाजमी मौजूद है। अब वो किस तरफ जा रहे थे, वो अपने कंक्लूजन की तरफ जा रहे थे। हाँ कोई ऐसा पार्टिकल लाजमी मौजूद है कि जिसके ऊपर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और फिर उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इन्होंने नाम दिया क्या भाई, इलेक्ट्रॉन। और इस तरीके से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हुआ, डिस्कवर हुआ। क्लियर हुई बात यहां पे। अब चूंकि हमारे पास ये जो रेज थी ये चूंकि कैथोड से इमर्ज हो रही थी, इस वजह से हमारे पास ये जो रेज है इन रेज को कहा गया कैथोड रेज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगी, कैथोड रेज कहलाएंगी। और कैथोड रेज जिन पार्टिकल्स के ऊपर कंसिस्ट करती हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनको क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। और इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट के जरिए हमने एक नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया विच इज इलेक्ट्रॉन। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम या एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से अपना सवाल पूछ लीजिए, सही, ताकि फिर हम जो है वो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। सही, जल्दी से वन बाय वन। सही, 1 मिनट में आपको दे रहा हूं, सही, तो जल्दी से बच्चे पूछे भाई स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, 1 2 और 3 स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। तो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो जल्दी से पूछ ले, सही, ताकि फिर जो है वो हम आगे की तरफ जो है वो मूव करेंगे। जल्दी से, सुनैना को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुगीस बोल रहा है सब क्लियर है सर, सब समझ में आ गया। आगे और बच्चे भाई, सही, अंशरा बोले भाई नो प्रॉब्लम, ओके ठीक है।
अच्छा एक्सपेरिमेंट, भाई एक्सपेरिमेंट जल्दी से क्विक में बता दूं, उमर पूछ रहा है सर एक्सपेरिमेंट, तो भाई एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि जब उन्होंने नॉर्मल कंडीशन यानी कि एट नॉर्मल प्रेशर 760 mm ऑफ Hg पे जब उन्होंने करंट पास कराने की कोशिश की थी भाई, तो कोई करंट पास नहीं हुआ था। सही, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया ये कि जो प्रेशर है उसको कम करा, सही, प्रेशर को कम करा कहां तक, 1 mm ऑफ Hg तक, और वोल्टेज को बढ़ाया कहां तक, 1000 वोल्ट्स तक। तो जब उन्होंने प्रेशर को कम किया और वोल्टेज को बढ़ा गया तो उन्होंने ये देखा कि कुछ लाइट, कुछ रेज जो है वो दो मेटल प्लेट्स के दरमियान में इमर्ज हो रही थी, बन रही थी, उनको नजर आ रही थी। सही है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि भाई कि उसका करेक्टर क्या है, उसका नेगेटिव करेक्टर है या पॉजिटिव करेक्टर है। सही है, तो उन्होंने इसके लिए क्या किया कि इसके अराउंड दो मैग्नेट्स रख दिए, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पोल रखे। सही है, अब क्या हुआ कि जो रेज थी वो पॉजिटिव पोल की तरफ चली गई। अब पॉजिटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होने का मतलब ये था कि उन रेस के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि अगर रेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तभी वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी। तो इस तरीके से उन रेस का कैरेक्टर पता चला कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और फिर उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का जो नाम है वो क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉन नाम रखा गया। तो बेटा उमर आपकी बात क्लियर हो गई? ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो भाई अब अगर आप ये बहुत अच्छे तरीके से ये पूरी चीजें समझ जाएंगे ना, आप खुद अपनी ओन वर्डिंग के अंदर भी ये बातें जो है वो लिख सकते हैं। आपको सिर्फ 4 हेडिंग्स देनी है। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, अपैरेटस, एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन। सही है, तो ये सारी बातें आप अपनी ओन वर्डिंग के अंदर भी लिख सकते हैं, बल्कि एक दफा आज कोशिश जरूर करिएगा ये पूरा एक्सपेरिमेंट खुद से लिखने की, और देखिएगा कितने पेजेस पे आ रहा है। ठीक है, तो आप फिर उसको देख के आप अंदाजा लगाएंगे कि भाई कि क्या मुझे ये टॉपिक याद करने की जरूरत है भी, अब समझ में आ ही गया तो याद क्यों करें। ठीक है, तो चीज ऐसे समझेंगे भाई रट्टाफिकेशन से बाहर आ जाए। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ पे? तो अब जो है वो हम मूव करते हैं आगे की स्लाइड की तरफ, जो है इसके साथ का एक टॉपिक है। अच्छा, ये साथ भी आ सकता है और इसके अलावा ये अलग से भी आ सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट के अंदर आप अगर पास पेपर उठाते हैं, सही, तो पास पेपर में क्वेश्चन अक्सर और बेशतर ईयर्स के अंदर रिपीट हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। यानी कि अब जो हमारे पास कैथोड रेज यहाँ पे बनी थी और उनकी प्रॉपर्टीज को हमने देख भी लिया, तो अब यहाँ पे उनकी क्या नाम है, उसको हमने जो है वो समझ भी लिया। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई कौन सी 4 मेजर प्रॉपर्टीज हैं, सही है, जिसको हमने जो है वो यहाँ पे स्टडी करना है। सही है, तो इसमें क्या होता है कि भाई आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके साथ उनकी 4 बेसिक प्रॉपर्टीज ही डिस्कस करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1, तो मैंने आपसे बोला था मैं अभी आपके साथ जो है ना एक पिक्चर भी शेयर करूंगा, तो ये मैं साथ साथ प्रॉपर्टीज भी समझा रहा हूँ और आपको जो है वो कुछ रियलिस्टिक पिक्चर्स भी दिखा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि भाई मैं यहाँ पे जिस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ। ओके, ओहो एक मिनट, ये बड़ी नहीं हो रही भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, सही है, जो आपको ग्लास ट्यूब बताई गई, सही, वो कुछ इस तरीके ग्लास ट्यूब है, और जिस रे की मैं बात कर रहा हूँ वो इस तरीके से आपको गुजरती हुई नजर आ रही होगी। सही है, तो बच्चों को क्लियर यहाँ पे नजर आ रही है? ठीक है, तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि ग्रीनिश, सही, ग्रीनिश एक रे है जो 2 इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में गुजर रही है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास जो उनको विजिबल जो रे नजर आई वो इस तरीके से नजर आई थी। ठीक है, तो यहां से उन्होंने इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो निकाली। अब इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? जो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है, से कैथोड रेज moves in straight line। सही, तो इसकी जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है, सही है, जो कि हमें खुद विजिबल यानी कि हम खुद देख के भी बता सकते हैं, सही है, वो क्या है हमारे पास, दे मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सही है, यानी कि ये स्ट्रेट पाथ को मूव करते हैं। सही है, यानी कि ये किसी भी तरफ डिफ्लेक्ट नहीं होते। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा कि ये जो हमारे पास रेज ऑफ लाइट है, सही, ये बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो क्या कर रहे हैं भाई, मूव कर रहे हैं। सही, तो यहाँ पे हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, दे मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, या फिर दे मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ, यानी कि ये स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए। ठीक है, तो फ्रॉम कैथोड टू एनोड ये रेज स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करते हैं।
ठीक है। फिर इसके बाद जो मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई फिर इन्होंने क्या किया कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड क्रिएट करी ताकि वो इसकी डिफ्लेक्शन को देख सकें। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी उसी के हवाले से, अब आप यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर के अंदर ये देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास स्ट्रीक ऑफ लाइट है, स्ट्रीक ऑफ रे है, ये आपको बैंड होती हुई नजर आ रही होगी। सही, यहाँ पे आप देख सकते हैं सही कि यहाँ पे जो स्ट्रीक ऑफ लाइट है ये यहाँ पे क्या हो रही है, बैंड हो रही है। और आपको ये नजर आ रहा होगा कि इस आदमी के हाथ में एक मैग्नेट मौजूद है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि भाई ये यहाँ पे इसने क्या किया कि इस मैग्नेट का जो पॉजिटिव सही, जो पॉजिटिव एंड है उसको इसने क्या किया, इस स्ट्रीक ऑफ लाइट की तरफ किया। ठीक है, अब जैसे ही उसने इसको जो है वो इस स्ट्रीक ऑफ लाइट की तरफ किया तो ये जो रे है सही, ये बैंड हो गई इस पॉजिटिव पोल की तरफ। ठीक है, अब जैसे ही ये पॉजिटिव पोल की तरफ बैंड हुई तो उनको यहाँ पे ये पता चल गया कि भाई इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है। सही है, तो यहाँ पे उनको इसकी सेकंड प्रॉपर्टी का पता चला कि कैथोड रेज हैव नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास ये जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है सही है, वो क्या है कि कैथोड रेज के ऊपर क्या चार्ज होता है भाई, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो सबसे पहला कि भाई हमारे पास जो कैथोड रेज है, ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, ये नंबर 1 पॉइंट हो गया। फिर नंबर 2 पॉइंट क्या है कि भाई कैथोड रेज के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और ये हमें कैसे पता चला कि जब हमने एक पॉजिटिवली चार्ज सही, जब हमने एक पॉजिटिवली चार्ज एक मैग्नेट को किस तरफ किया, इस स्ट्रीक ऑफ ब्लूइश ग्रीनिश लाइट की तरफ किया, तो ये जो रे है ये बैंड हो गई। ये बैंड हो गई किस तरफ, पॉजिटिव पोल की तरफ। तो चूंकि ये पॉजिटिव पोल की तरफ बैंड हो गई तो इसका मतलब इसके ऊपर खुद क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि नेगेटिव ही पॉजिटिव की तरफ क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। सही, तो यहां पे आपको ये दो प्रॉपर्टी समझ में आ गई। सही कि भाई दे मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन या फिर दे मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ। ठीक है, और दूसरा दे एक्सर्ट नेगेटिव चार्ज, यानी कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। यहां तक बात क्लियर है आपको, है भाई बच्चों, यहां तक बात क्लियर है। तो भाई हम इसकी फिर नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करें। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ आप मूव करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 3rd प्रॉपर्टी। नंबर 3rd प्रॉपर्टी में आपको यहाँ पे एक अलग एंगल से दिखाई दे रहा है। सही, तो यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि यहां से जो रे ऑफ लाइट है से वो इमर्ज हो रही है। अब इन्होंने क्या किया कि इसके दरमियान में एक मेटल पीस रख दिया, इसके दरमियान में क्या रख दिया, एक मेटल पीस रख दिया। अब जैसे ही उन्होंने इसके दरमियान में एक मेटल पीस रखा सही, तो उसका शैडो हमें इसके दूसरे साइड पे नजर आया। ठीक है, जैसे ही हमने इसके दरमियान में कोई भी रुकावट, कोई भी मेटल पीस को जो है वो हमने यहाँ पे रख दिया, कोई भी हर्डल हमने इसके सामने रख दिया, तो उसका शैडो हमें इसके बिल्कुल पीछे नजर आया। सही, तो जैसे लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है ना, लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दे कास्ट शैडो। सही, लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, दे कास्ट शैडो, कि भाई अगर आप लाइट के सामने आ जाते हो तो आपको अपना शैडो जमीन के ऊपर नजर आता है, या फिर लाइट के सामने कोई भी चीज आप ले आओ तो उसका शैडो आपको दीवार पे दिखाई देता है। सही, तो इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके सामने जब एक मेटल पीस को रखा सही, तो क्या हुआ कि उसका शैडो उसके जस्ट बिहाइंड नजर आया। तो इसकी जो 3rd प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई, दे कास्ट शैडो। सही, दे कास्ट शैडो। सही है, तो ये हमारे पास क्या होगा कि भाई इसकी जो 3rd प्रॉपर्टी है सही, वो क्या हो जाएगी, दे कास्ट शैडो। ठीक है, तो इसके दरमियान में अगर आप कोई भी चीज देकर आओगे सही, तो यहाँ पे उसके सामने उसका जो एक शार्प शैडो है वो जस्ट उसके बिहाइंड अपेयर होगा। ठीक है, तो नंबर वन इज they moves on a straight path, number 2 is they exert negative charge, and number 3 is they cast shadow। सही है, तो वो क्या करते हैं भाई, ये शैडो कास्ट करते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, कोई इसके अंदर कंफ्यूजन? तो अब इसकी 4th प्रॉपर्टी, तो इसकी 4th प्रॉपर्टी है सही, ये है हमारे पास। ओके, तो यहां पे जो है सही, आपको ये नजर आ रहा होगा बिल्कुल वही एक्सपेरिमेंट है। सही, अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ओके, कौन सी वाली, ऊपर वाली तारिक मुगल, ऊपर वाली इमेज, ठीक है, ऊपर वाली इमेज की मैं बता रहा हूं आपको। देखिए ऊपर वाली इमेज का जो एंगल है ना वो बिल्कुल इस तरीके से, जैसे कि
ये ट्यूब इस तरीके से होती है ना, ट्यूब इस तरीके से, तो ये इमेज कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना, यानी कि आपको ये वाला फेस दिखाई दे रहा है। अब इस वाले फेस पे हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि भाई जब रेज सामने से आ रही है ना, तो इसके दरमियान में हमने एक मेटल पीस को यहाँ पे जो है वो रखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही वो रेज उस मेटल पीस पे टकरा रही है, ठीक है, तो वो उस मेटल पीस का जो शार्प शेडो है वो उसके जस्ट बिहाइंड फॉर्म कर रही है, सही। तो आपको इस मेटल का जो शेडो है वो उसके अपोजिट एंड के ऊपर नजर आ रहा है। तो इससे हमें उसकी एक प्रॉपर्टी पता चल रही है कि जैसे लाइट कास्ट शैडो, इसी तरीके से कैथोड रेज कास्ट शैडो से कैथोड रेज भी शैडो बनाती है, ठीक है। तो उसकी एक प्रॉपर्टी हमें यहां से समझ में आ रही है। क्लियर हुई बात यहां पे तारिक मुगल? ये वाली बात आपको समझ में आई तारिक मुगल? ठीक है, ओके, वेरी गुड बेटा, सही है। अब आते हैं हम इसकी लास्ट प्रॉपर्टी पे और फिर यहाँ पे हमारा जो पूरा टॉपिक है ये मुकम्मल हो जाएगा और फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। और वो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी ये है कि देखिए भाई, आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट तो पूरा क्लियर हो चुका है, सही। आपको पता है कि भाई एक तरफ हमारे पास जो है वो क्या नाम है, कैथोड होता है, एक तरफ एनोड होता है, और उसके दरमियान इस तरीके से हमारे पास एक रे जो है जिसको हम कैथोड रे कहते हैं वो अपेयर होती है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया ये कि भाई इस रे के दरमियान, सही, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करके समझाता हूँ। इन्होंने क्या किया कि ये जो रेज थी ना, रेज जैसे फॉर सपोज ये रेज है, ठीक है ना, ये रेज इस तरफ मूव कर रही है फॉर सपोज, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि इस रे के सामने एक बहुत ही लाइट वेट फैन, एक लाइट वेट जैसे पेपर फैन होता है ना, वो इसके सामने रख दिया, सही है, वो इसके सामने रख दिया। जैसे कि आपने देखा होगा वो जो पंखे, वो जो फैन आते हैं बच्चे खेलने वाले, कि जिसको आप पंखे के नीचे रखते हो, जो उस पर हवा पड़ती है तो वो गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है, सही है। अक्सर बेशतर जो ईद पे बच्चे लेके घूम रहे होते हैं, ठीक है। और इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल जो है वो विंड मिल भी है। विंड मिल पे क्या होता है कि जब हवा आगे पड़ती है तो उसके जो विंड्स हैं वो क्या होते हैं, घूमते हैं, ठीक है। तो जब हवा उन विंग्स पे आके टकराती है तो वो उस विंड मिल को क्या करती है बेटा, घुमाती है, सही है। अब जैसे ही वो उस विंड मिल को घुमाएगी, सही है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि भाई वो जो हवा है वो उस पर एक फोर्स लगा रही है, वो उस पर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, सही, जिसकी वजह से वो चीज यानी कि वो जो पंखा है वो क्या हो रहा है, घूम रहा है, सही। क्योंकि जब तक किसी चीज पे फोर्स अप्लाई नहीं होती, ठीक है, तो वो क्या नाम है, अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं करता। अब इन्होंने क्या किया कि जो कैथोड रेज थी, इस कैथोड रेज के सामने एक बहुत ही लाइट वेट एक फैन जो है वो इसके सामने रख दिया। अब जैसे ही उन्होंने लाइट वेट से एक फैन इसके सामने रखा और जब ये रेज उसके विंग्स पे जाके टकराई तो ये जो फैन है ये घूमना शुरू हो गया, सही है। जैसे पेपर फैन को आप हवा के सामने लाते हो और जब हवा उस पर टकराती है तो वो घूमना शुरू हो जाता है, इसी तरीके से ये कैथोड रेज के सामने जब वो एक लाइट वेट पेपर फैन को लेकर आए, सही, तो वो क्या होना शुरू हो गया, वो घूमना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ दे एक्सर्ट मैकेनिकल प्रेशर, दे एक्सर्ट मैकेनिकल प्रेशर, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो हमारे पास कैथोड रेज है, सही, ये इस फैन के ऊपर जब टकरा रही है तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है और इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये जो पंखा है ये क्या हो रहा है, घूम रहा है, सही। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि जो रेज है, चूंकि जब आप कोई भी फोर्स किसी सरफेस के ऊपर लगती है तो वो प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई होता है, सही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई ये जो रेज है, सही, ये इस पेन के ऊपर क्या अप्लाई कर रही है, भाई मैकेनिकल प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, सही। तो जिस तरीके से एयर होती है, हवा होती है, जब वो दरख्तों के पत्तों से टकराती है तो दरख्त के पत्ते जो है वो हिलना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि भाई एयर जो है वो मैकेनिकल प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उन पत्तों के ऊपर, इसकी वजह से वो हिल रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब ये कैथोड रेज इस पेपर फैन पे टकरा रहा है और ये घूम रहा है, इसका मतलब ये कैथोड रेज
इस पेपर फैन के विंग्स के ऊपर मैकेनिकल प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो घूम रहा है। क्लियर हुई बात यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो नंबर 4th पॉइंट है, दे एग्जर्ट मैकेनिकल प्रेशर। तो यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो इनकी चार की चार प्रॉपर्टीज के अंदर, तो जल्दी से क्वेश्चन पूछें ताकि फिर हम नया एक्सपेरिमेंट जो है वो शुरू करते हैं। जल्दी से, शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी। नो, आयान बोल रहा है सर समझ में आ गया। ओके, अच्छा समझ में आया, बुरा समझ में आया है? समझ में तो आया, दो तरह के समझ में आते हैं, एक ऐसी बस, या फिर एक अच्छा वाला समझ में आ गया है। ओके, उमर बोले सर 4th वाला एक दफ़ा और। ठीक है, ओके, अयान को समझ में आ गया। अंशरा बोलिए सर ओके, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, हैदर बाहू को भी समझ में आ गया। ओके, कैसे हो हैदर वैसे? ओके, ठीक है, सही है। 4th वन मैं समझा रहा हूँ वापस से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई 4th वन के अंदर मैंने आपको जो चीज़ समझाई है ना, वो ये है कि अगर आप कैथोड रेज के सामने किसी लाइट वेट पेपर फैन को लेके आ जाते हो, सही, तो जब वो कैथोड रेज उस पेपर फैन पे टकराएंगी तो वो पेपर फैन घूमना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो कैथोड रेज है ये इसके विंग्स पे फोर्स अप्लाई कर रही है, इसी वजह से ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के जरिए हमें ये समझ में आया कि दे एक्सर्ट मैकेनिकल प्रेशर, कि भाई ये जो हमारे पास कैथोड रेज है ये मैकेनिकल प्रेशर लगाने की ताकत रखती है। क्लियर हुई बात यहाँ पे उमर? ओके, वेरी गुड, सही है। तो यहाँ पे हमारा ये जो पूरा टॉपिक है ये अब अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। ये एक लॉन्ग का टॉपिक है, सही है, तो बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करिएगा और कोशिश करिएगा कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो खुद से लिखने की कोशिश करें, सही है, ताकि आपके लिए भी एक बर्डन बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि याद करने का होता है ना, तो बहुत जहन में रहता है कि भाई याद करना, लेकिन जब एक चीज़ आप खुद से भी लिख सकते हो तो क्या ही बात है। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब देखिए, अगर आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से समझा है, उसके एक एक पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से नोट कर लिया है, तो फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। सही, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम डिस्चार्ज टू एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जो कि अभी हमने पढ़ा है, अगर वो बहुत अच्छे से समझ लिया है तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन आपके लिए हलवा है, बहुत आसान है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया कि भाई कभी भी कोई हम डिस्कवरी पढ़ेंगे तो हम सबसे पहली चीज़ उसके अंदर क्या डिस्कस करेंगे, उसकी इंट्रोडक्शन, कि भाई क्या इंट्रोडक्शन है उसका, कि क्या कौन से साइंटिस्ट ने कब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, सही है, एंड फर्दर डिटेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है इन साइंटिस्ट ने, सही, जिनका नाम है गोल्डस्टीन। सही है, इनका नाम क्या है बेटा? गोल्डस्टीन। ठीक है, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट जो है, सही है, वो क्या किया भाई, परफॉर्म किया है, और किस ईयर के अंदर किया है। सही, गोल्डस्टीन ने तो परफॉर्म किया है, और लेकिन किस ईयर के अंदर किया है ये इन्फॉर्मेशन भी आपकी बुक के अंदर मौजूद है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये इन्होंने किया है 1886 के अंदर। सो गोल्डस्टीन इन 1886, सही है, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उन्होंने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। अच्छा, यानी कि क्या नाम है, जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है, सही, वो गोल्डस्टीन की एक अचीवमेंट है। अच्छा, जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया 1886 के अंदर, और उसमें जो है वो तमाम चीज़ों को उन्होंने जो है वो स्टडी कर लिया, लेकिन जो उसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था, और जो जैसे हमारे पास अभी लास्ट में कैथोड रेज थी, इसके अंदर आती है हमारे पास एनोड रेज या फिर कैनोड रेज, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया किसने? ये अभी पिक्चर अभी भी आई थी, इनका नाम क्या है? जे थॉमसन। ठीक है, तो जे थॉमसन ने बाद में जो एनोड रेज है, जिनको हम कैनाल रेज भी कहते हैं, सही, एनोड रेज हैं जिनको हम कैनाल रेज भी कहते हैं, ठीक है,
उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया किसने भाई, जे थॉमसन ने, सही, यानी कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था गोल्डस्टीन ने, लेकिन प्रॉपर्टीज को स्टडी किसने किया, जे थॉमसन ने, सही। और स्टडी कब किया, 1897 में, सही है। तो 1886 के अंदर सही जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गोल्डस्टीन ने, सही है। और फिर उसकी जो हमारे पास एनोड रेस थी या फिर जो कैनाल रेस जिसे हम बोलते हैं या प्रोटॉन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टीज को जो है सही है वो स्टडी किसने किया था भाई, जे थॉमसन ने, ठीक है। तो ये दो चीजें जो है वो आपने इसके इंट्रोडक्शन के अंदर बतानी होंगी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है नंबर टू इज अपैरेटस। अब देखिए अपैरेटस जो है ना, सही है, वो बिल्कुल सेम वही होगा, सही, जो आपने लास्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर पढ़ा था, जो कि मैं भी आपको बात कर ही रहा था कि भाई अगर आपने जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है, तो फिर आपके लिए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन तो हलवा होगा। तो ये क्योंकि दोनों का अपैरेटस सेम है। देखिए आपको कोई चेंजिंग नजर आ रही है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल वही हमारे पास यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब लगी हुई है, सही, वही हमारे पास यहाँ पे एक हाई वोल्टेज बैटरी लगी हुई है, वही हमारे पास यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है, दो मेटल प्लेट्स हैं जो कि एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हुई हुई है जो कि हमारे पास कैथोड कहलाएगी, और जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हुई हुई है ये हमारे पास एनोड कहलाएगी। तो बज़ाहिर अगर आप पूरी पिक्चर को देखते हैं और पूरी पिक्चर से इसका अपैरेटस याद करने की कोशिश करते हैं तो आपको तो ये दिखेगा कि भाई ये तो पूरी सेम है, सही है। तो इसके अंदर फिर चेंजिंग क्या की गोल्डस्टीन ने, तो गोल्डस्टीन ने यहाँ पे जो सिर्फ जो एक चीज चेंज करी है वो क्या है, वो है हमारे पास परफोरेटेड कैथोड। क्या है बेटा, परफोरेटेड कैथोड। तो यहां पे जो इसने कैथोड, जो मेटल प्लेट इसने यूज करी है, ये मेटल प्लेट बेसिकली परफोरेटेड है। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है, परफोरेटेड का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसमें होल्स हो, सही, कोई भी ऐसी चीज जिसमें होल्स हो, ठीक है। तो यहां पे जो उसने कैथोड यूज किया है वो कैथोड यहां पे उसने कैसा यूज किया है, परफोरेटेड कैथोड यूज किया है, सही है। जबकि अगर हम पुराने एक्सपेरिमेंट में देखें तो उसमें सिंपल दो मेटल प्लेट्स थी, वही यूज की गई थी, ठीक है। किसी में भी किसी तरह का कोई होल मौजूद नहीं था। लेकिन गोल्डस्टीन, सही, गोल्डस्टीन जो है इनका मानना यह था कि यार अगर हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट में जो कि जे थॉमसन और विलियम क्रुक्स ने परफॉर्म किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, अगर कुछ रेस कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही हैं तो हो सकता है कि कुछ ऐसी भी रेज हो जो कि एनोड से कैथोड की तरफ मूव करती हो, सही है, जो कि एनोड से कैथोड की तरफ मूव करती हो और शायद विजिबल ना हो, हमें नजर ना आ रही हो, क्योंकि भाई वो जो रेज थी मैंने आपको उसकी रियल पिक्चर्स भी दिखाई तो आपको नजर आ रहा था ना कि ग्रीन कलर की एक रेज है जो कि दो मेटल प्लेट्स के दरमियान में अपेयर हो रही है, वो तो विजिबल थी, ठीक है। लेकिन यहां पे उसने क्या कहा, यानी कि गोल्डस्टीन ने क्या कहा कि हो सकता है कुछ ऐसी रेज भी हो जो कि जिनका जो पाथ है, जिनकी जो डायरेक्शन है वो एनोड से कैथोड की तरफ हो और वो रे हमें दिखाई ना दे रही हो, सही। तो उसने उसके लिए क्या किया, उसने किया ये कि यहां पे इसने जो है ना एक परफोरेटेड कैथोड यूज करी। उसका मानना यह था कि अगर कोई रे एनोड से कैथोड की तरफ आ रही हो, एनोड से कैथोड की तरफ अगर आ रही हो तो क्या होगा कि वो रे इन होल्स में से गुजर जाएगी, वो रे इन होल्स में से गुजर जाएगी, सही है। और फिर उसने एक चालाकी करी, उसने चालाकी क्या करी कि ये जो आपको इसके बैक पे यानी कि कैथोड के बैक पे जो एरिया नजर आ रहा है यहां पे इसने एक फ्लोरेसेंस मटेरियल लगा दिया, सही, फ्लोरेसेंस मटेरियल, यानी कि फ्लोरेसेंस मटेरियल हम बोलते हैं उस मटेरियल को जिसपे अगर कोई रे आके टकराए तो वो उसको ग्लो करता है, चमकाता है, सही, जिससे हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पे कुछ रे जो है कोई रे है जो कि इस पे आके टकरा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ
कि जो परफोरेटेड कैथोड थी, परफोरेटेड कैथोड वो इसने इसलिए यूज करी थी ताकि कोई रे आए, सही, और वो इन होल्स में से गुजरे और इन होल्स में से गुजर के पीछे टकराए। और अगर यहां पे ग्लो प्रोड्यूस हो गया सो ये इस बात का एविडेंस होगा कि यहां से कोई रे आ रही है, सही, और कैथोड की तरफ मूव कर रही है। तो बस इसका ये एक सोच थी जिसपे इसने इस एक्सपेरिमेंट को वापस से दोहराया। बट दिस टाइम द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सपेरिमेंट इज ही यूज परफोरेटेड कैथोड, सही। सिर्फ इसने ये चीज चेंज करी कि उसने एक सिंपल मेटल प्लेट के बाद इसने सिर्फ क्या यूज किया, एक परफोरेटेड कैथोड यूज किया और उस कैथोड के पीछे एक फ्लोरेसेंस मटेरियल लगा दिया कि अगर कोई रे उस पर टकराती है तो वहां पे एक ग्लो प्रोड्यूस होगा, जो कि इस बात का एविडेंस है कि यहां पे कोई रे टकरा रही है और वो हमें दिखाई नहीं दे रही। ठीक है बेटा, तो यहां पे फिर हम डिस्कस करते हैं इसके एक्सपेरिमेंट को। अब इसका एक्सपेरिमेंट जो है, सही, उसको हमें ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि भाई पूरा सेम होगा, सही है। कि भाई सबसे पहले क्या नाम है, इसने जो है एक हाई वोल्टेज, सही, हाई वोल्टेज और लो प्रेशर, सही है। और प्रेशर की वैल्यू कौन बच्चा बताएगा मुझे? प्रेशर कितना लिया था, है? प्रेशर कितना होना चाहिए इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, सही है। इलेक्ट्रिसिटी को वेरी गुड, 1 mm ऑफ Hg उस्मान, वेरी गुड, सही है। तो 1 mm ऑफ Hg पे, सही है, जो है इसने प्रेशर को डाउन किया। और कौन बच्चा मुझे बताएगा कि वोल्टेज कितना लिया था, कितना ज्यादा था वोल्टेज? वोल्टेज की वैल्यू क्या थी? सही है, 1000 वोल्ट, वेरी गुड, सुना है ना, सही है, वेरी गुड तारिक नसीम। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास वोल्टेज लिया गया था वो 1000 वोल्ट तक था। ठीक है, अच्छा, तो एट अ लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सही, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है गैसेस, ठीक है, लेकिन ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है। तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट द नॉर्मल कंडीशन, बट गैसेस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट दिस कंडीशन व्हिच इज एट लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज, लो प्रेशर हाई वोल्टेज। क्लियर हो गई बात यहां पे? तो अब यहां पे हमारे पास क्या हुआ कि जब इसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो वो रेगुलर एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सेम उसी तरीके से परफॉर्म हुआ, सही। लेकिन जो उसकी एक सोच थी कि उसका एक मानना था कि यार कोई रे ऐसी होगी, सही, जो कि एनोड से कैथोड की तरफ जिसकी डायरेक्शन होगी, तो मैं ये करता हूं कि कुछ होल्स बना देता हूं, सही, जिससे क्या होगा कि अगर कोई रे कैथोड से गुजर रही है तो वो उन होल्स में से, उन कैनाल्स में से, कैनाल का लफ्ज होल्स के लिए यूज किया गया है यहां पे, उन कैनाल्स में से गुजरती हुई इसके पीछे लगे हुए फ्लोरेसेंस मटेरियल पे टकराएगी और यहां पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा भाई? ग्लो प्रोड्यूस हो जाएगा, सही है। और वो ग्लो इस बात का एविडेंस होगा कि यहाँ पे कोई रेज है जो इस पे आगे टकरा रही है, क्योंकि ग्लो उस वक्त तक प्रोड्यूस नहीं होता जब तक फ्लोरेसेंस मटेरियल पे रेज नहीं टकराए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे ही वो रेज यहाँ पे टकराई तो ग्लो प्रोड्यूस हो गया, सही है। तो गोल्डस्टीन ने बोला, देखा मैंने क्या बोला था, सही, कि यहाँ पे कुछ रेज है, सही, जो कि एनोड से कैथोड की तरफ क्या कर रही है? मूव कर रही है, और वही रेज इन कैनाल्स में से पास होते हुए यहां पे इधर टकरा रही है और जिसकी वजह से यहां पे क्या हो रहा है भाई? ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब जब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया गया बिल्कुल सेम उसी तरीके से, सही, कि भाई यहां पे हमने क्या रखा भाई? एक पॉजिटिव पोल रखा और यहां पे क्या रखा? एक नेगेटिव पोल रखा। तो ये जो रेस थी, सही, ये जो रेस थी ये डिफ्लेक्ट हुई किस तरफ? सही, डिफ्लेक्ट हुई नेगेटिव की तरफ। और दूसरी बात ये थी कि भाई ये चूंकि मूव ही किस तरफ कर रही थी? कैथोड की तरफ मूव कर रही थी। भाई कैथोड क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, सही। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? चूंकि कैथोड की तरफ मूव कर रही थी, इट शोज कि इनके ऊपर क्या चार्ज है भाई? पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होने का मतलब यही है कि पार्टिकल के ऊपर खुद क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, बिकॉज पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या होता है कि भाई वो किस तरफ मूव हुआ? कैथोड की तरफ मूव हुआ, पीछे की तरफ ग्लो प्रोड्यूस हुआ, और यहां से उसको एविडेंस मिला कि भाई देयर आर सम रेज व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और फिर उन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को कहा गया प्रोटॉन, सही है। तो इस तरीके से हमारे पास
प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एक्सपेरिमेंट था ये क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। कोई भी ऐसी चीज जो इसके अंदर आपको समझ में नहीं आई हो तो जल्दी से पूछ लें, ताकि फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज को और फिर नया एक्सपेरिमेंट जल्दी से शुरू कर लें, जल्दी से, शाबाश। कोई चीज, ठीक है। अच्छा तारिक, शायद तारिक बोल लें, तारिक बोलने के में एक दफा एक्सपेरिमेंट देखिए, एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल सेम वही था, बस इन्होंने यहाँ पे चेंजिंग क्या करी थी कि यहाँ पे कैथोड जो थी वो परफोरेटेड यूज करी थी। परफोरेटेड का मतलब यह था कि इसमें होल्स थे, क्योंकि उसका प्लान ये था कि अगर कोई रेज जो है वो अगर कैथोड की तरफ आएंगी, एनोड से कैथोड की तरफ आएंगी, तो वो उन होल्स में से गुजरती हुई पीछे लगे हुए फ्लोरेसेंस मटेरियल पे टकराएंगी और ग्लो प्रोड्यूस हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जैसे ही ग्लो प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे उसको एविडेंस मिल गया कि भाई यहाँ पे जो है वो कोई ऐसी रे मौजूद है सही, जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, एंड दोज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर टर्म्ड एज प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ पे सारे बच्चों को माशाल्लाह से समझ में आ गया है। ठीक है, मुझे जल्दी से बस 1 मिनट ले, जल्दी से वो ले ले स्क्रीनशॉट, ओके, ताकि फिर जो है ना फिर हम नया टॉपिक शुरू करें। सही है, ओके भाई, तो अब नया टॉपिक शुरू करते हैं। सही है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक भी बड़ा आसान है आपके लिए। सही है, क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर्टीज है कैनाल रेस की, सही, कैनाल रेस भी बोल सकते हैं या फिर इसको एनोड रेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज है हमारे पास कैनाल रेस की, कैनाल रेस बोलने का मतलब क्या है, क्योंकि कैनाल जो है वो कैनाल्स बोला जाता है नालियों को, यानी कि जो है वो सुराख। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कैथोड था उसके अंदर होल्स थे ना, सुराख थे। ठीक है, इसी वजह से चूंकि वो रेस उन सुराखों से गुजरती हुई जा रही थी, इसी वजह से उनको क्या कहा जाता है, कैनाल रेस कहा जाता है। कैनाल रेस, सही है, तो कैनाल रेस भी कहा जाता है, एनोडिक रेस भी कहा जाता है। ठीक है, और जो इससे पहले हमने डिस्कवर करी थी उसको कैथोड रेस कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी अगेन सही, क्योंकि ये रेज भी हमारे पास जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करती थी। सही, तो इसी वजह से इनका जो इसका जो पहला पॉइंट होगा वो बिल्कुल सेम होगा, और वो क्या होगा, सही, दे मूव्स ऑन स्ट्रेट पाथ। सही है, दे मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ। ठीक है, नंबर 1। फिर इसके बाद नंबर 2 अगेन, सही है कि भाई अब यहां पे सिर्फ क्या होगा कि अब जो इन्होंने, सही है, अब जो इन्होंने क्या किया कि भाई अब जब इन्होंने नेगेटिवली चार्ज, सही, नेगेटिवली चार्ज एंड ऑफ मैग्नेट जो है, सही, जब उसको इस रे के सामने लेकर आए, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो रेज है ये क्या हो गई, ये बेंट हो गई। सही है, किस तरफ, उस नेगेटिवली चार्ज एंड की तरफ। ठीक है, दैट शोज के इसके ऊपर क्या चार्ज है, इसके ऊपर खुद जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके जो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, सही, दे हैव पॉजिटिव चार्ज, दे हैव पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास जो है वो इसका, हाँ, ये रियल पिक है, ये रियल पिक है। ठीक है, बस इसमें फर्क क्या है, बिल्कुल सेम उस तरीके की इसलिए है सही, क्योंकि क्या नाम है, जो है वो पहले में हमारे पास जो था वो पॉजिटिव एंड था और नेगेटिव वाली अट्रैक्ट हो रही थी, इस दफ़ा नेगेटिव एंड है और पॉजिटिव वाली जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये सारी रियल पिक्चर्स हैं। ठीक है, ताकि आपको एक अप्रोच भी मिल सके, ये देखने में कैसा लगता है। सही है, अच्छा, तो नंबर 1 इज दे मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ। सही है, दिस पॉइंट इज एज सेम एज कैथोड रेस, एंड नंबर 2 इज पॉजिटिव चार्ज। सही, यानी कि हमारे पास जो इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इन्होंने वही मैग्नेट के जरिए इन्होंने मालूम किया। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन दे कास्ट शैडो, दे कास्ट शैडो। दे कास्ट शैडो। सही है, क्योंकि बिल्कुल सेम वही प्रॉपर्टीज है। सही है, तो यहाँ पे क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल सेम रहेंगी। ठीक है, ओके, तो अब लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट। सही है, अब यहाँ पे ये मैंने एक पिक्चर शेयर करी है ताकि आपको एक डिफरेंस बता सकूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है ये है कंपैरिजन का।
जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि भाई जैसे कि एक ये क्या है हमारे पास, एक कॉइन है और ये क्या है हमारे पास, एक पूरी की पूरी बॉलिंग बॉल है। सही है। तो जैसे एक कॉइन के सामने एक बॉलिंग बॉल एक ज़्यादा मास रखता है, सही, एक कॉइन का मास है और एक पूरे के पूरे एक बॉलिंग बॉल का मास है। ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन जो है, इनके मासेस के दरमियान में डिफरेंस होता है। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि भाई बॉलिंग बॉल के सामने, सही, बॉलिंग बॉल के सामने जो कॉइन है, सही है, बॉलिंग बॉल के सामने जो कॉइन है इसका मास कोई मायने रखता है, सही है, तो भाई इसका जो जवाब है वो होगा भाई नहीं भाई, बहुत कम होगा। इसके सामने क्या है, बहुत कम होगा। यानी कि बॉल के सामने एक कॉइन का मास ना होने के बराबर है, बहुत कम है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का भी मामला है। सही है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सॉरी, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन, सही है, तो जो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का जो मास है, प्रोटॉन का जो मास है, सही, ये हमारे पास है अप्रॉक्स 1836 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही, 1836 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास को कितने से मल्टीप्लाई करा दें, सही, 1836 से मल्टीप्लाई कराएं, इतना मल्टीपल, सही, इतने क्या नाम है, मल्टीपल अगर हम कराते हैं इलेक्ट्रॉन के मास को, तो तब जाके हमें क्या मिलेगा, एक प्रोटॉन का मास मिलेगा। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन के सामने क्या है, बहुत कम है, बहुत कम है। जिसकी एग्जाम्पल को मैंने आपको इस पिक्चर से समझाया है कि जैसे एक सिक्के, एक कॉइन के सामने एक बॉलिंग बॉल का जो मास होता है वो बहुत कम होता है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, सही है, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के सामने बहुत कम होता है। और इसका जो अप्रॉक्सीमेशन है ये कितना है, ये 1836 टाइम्स जो है वो अगर आप इलेक्ट्रॉन को करते हो तो तब जाके एक प्रोटॉन का मास बनेगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। सही है। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो जल्दी से पूछ ले ताकि फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें जल्दी से। ठीक है। तो जल्दी से बच्चों पूछ लें, जो समझना है समझ लें, फिर ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। 2 प्रॉपर्टीज क्यों, मैंने 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस की है ना। सही है। एक प्रीवियस स्लाइड के अंदर मैंने करी थी। ठीक है। मैं एक नंबर दिखा देता हूँ, ये वाली। सही है। ये प्रीवियस स्लाइड है। ठीक है। जिसके अंदर दे मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ, दे हैव पॉजिटिव चार्ज, और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे ये 2 प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस करी हैं। ठीक है। नंबर 1 दे कास्ट शैडो, और फिर नंबर 2 इज प्रोटॉन मास इज 1836 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन मास। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये टॉपिक मुकम्मल हो जाता है, और माशाल्लाह से सारे बच्चों बोले भाई नो प्रॉब्लम सर, क्लियर हो गया और समझ में आ गई बात। ठीक है। तो इन दोनों में बेसिक जो चीज़ आपने याद रखनी है, बस क्या याद रखना है कि भाई जो दोनों एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें फ़र्क क्या है। तो उन दोनों में एक्सपेरिमेंट में जो फ़र्क है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, परफोरेटेड कैथोड का फ़र्क है, बाकी पूरा एक्सपेरिमेंट सेम रहेगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप खुद भी अपनी ओन वर्डिंग के अंदर जो है वो लिख सकते हो। ठीक है। तो आज अगर आपके पास टाइम हो, सही है, जो कि निकालना चाहिए, तो एक कोशिश करिएगा कि ये जो 4 हेडिंग्स हैं ना ये आप खुद से लिखें। नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन, नंबर 2 इज अपैरेटस, नंबर 3 इज एक्सपेरिमेंट, एंड नंबर 4 इज कंक्लूजन। सही है। तो ये 4 जो है वो इसको आप गौर से खुद से लिखें, देखें कि कितना मटेरियल बनता है, और इसकी डायग्राम जो है वो लाजमी आपने बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आता है तो लाजमी डायग्राम आपने ज़रूर बनानी है। ठीक है। तो भाई यहाँ तक हो गया हमारा सब कुछ क्लियर। अब जल्दी से हम मूव करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, क्योंकि टाइम भी बिल्कुल एंड पे आ रहा है। सही। तो जल्दी से जो है वो हम एक लास्ट टॉपिक की तरफ जो है वो मूव करते हैं। ठीक है भाई। ओके भाई। तो लास्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो जैसे कि हमने क्लास के शुरू में आपसे ये बात कही थी कि आज का जो पूरा टॉपिक है, आज का जो पूरा सेशन है वो डिस्कवरी के ऊपर है। सही। इस चैप्टर के 2 इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, एक है डिस्कवरी और दूसरा है स्ट्रक्चर। सही। एक के अंदर हम एटम्स की, सही, एटम्स के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सही, उसकी
डिस्कवरीज पढ़ते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्कवर किस तरीके से हुआ, एक ये हिस्सा है जो कि आज की क्लास में हमने मुकम्मल किया, ठीक है। और फिर इसका जो दूसरा हिस्सा होगा, सही है, उसके अंदर हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, जिसको हम एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं, सही है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे कि भाई अब अगर हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर लिया तो भाई अब ये भी बताइए कि एटम के अंदर ये रहते कहाँ कहाँ हैं, सही है। तो वो स्ट्रक्चर क्या होगा, सही है, और तमाम चीज़ें वो फिर हम उसके इस चैप्टर के जो सेकंड हाफ है उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले लेक्चर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। तो अब आते हैं जल्दी से डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे, ठीक है, और जल्दी से देखते हैं कि भाई इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले आप इन साहब से मिलिए, से इन साहब का नाम है जेम्स चैडविक, ओके, इनका क्या नाम है भाई, जेम्स चैडविक, ठीक है। तो जेम्स चैडविक, और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये चैडविक एक्सपेरिमेंट के नाम से भी मशहूर है, तो भाई इस नाम से भी आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जेम्स चैडविक, इन्होंने जो है वो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन करी, सही, यानी कि इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और वो शवाहिद, वो एविडेंस हासिल किए जिसके बेसिस पे ये कह सकें कि भाई एटम के अंदर एक और सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद है, सही है, सैंडविच नहीं भाई, सैंडविच नहीं, सही है, चैडविक, ठीक है। देखिए, तो एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद है, सही, जो कि एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, सही। जैसे कि हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, बताइए, नेगेटिव, सही, और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने जिस पार्टिकल को डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन, सही, वो होता है हमारे पास न्यूट्रल, सही, यानी कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो जेम्स चैडविक ने ये एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया था। अच्छा, अब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म क्यों किया कि भाई ये किसी ने आइडिया तो दिया होगा ना, सही, जैसे कि गोल्डस्टीन के दिमाग में एक आइडिया आया था, यार कुछ रेज ऐसी भी हो सकती हैं जो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हो, दैट्स व्हाई ही यूज्ड द परफोरेटेड कैथोड, सही, और वो सक्सीड भी हुआ इस मामले में, ठीक है। तो ये जो आइडिया देने वाले थे ना, ये थे हमारे पास ये भाई साहब, जिनका नाम क्या है भाई, जिनका नाम है रदरफोर्ड, इनका नाम आपने सुना होगा, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने 1920 के अंदर, 1920 में ये कॉन्सेप्ट दिया, सही है। इन्होंने कहा कि भाई एक ऐसा पार्टिकल लाजमी मौजूद है एटम के अंदर जो कि अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ है, और उसका मास जो है वो प्रोटॉन के मास के बराबर है, ठीक है। ये बात तय है कि भाई एक है, तो ठीक है। तो इसने क्या किया, एक आइडिया दे दिया, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या हुआ कि रदरफोर्ड ने 1920 के अंदर, रदरफोर्ड ने 1920 के अंदर ये आइडिया दिया कि देयर इज सम पार्टिकल, सही, विच इज क्या नाम, विच हैज सेम मास एज प्रोटॉन, सही, जिसका जो मास है वो प्रोटॉन के मास के बराबर है, कोई तो है ऐसा, सही है। तो वो होता है ना, वो बोलते हैं भाई पता लगाओ, सही है, दया, कोई तो है, मसला तो है कोई, ठीक है। तो 1920 के अंदर जो है वो रदरफोर्ड ने जो है ना ये ऑर्डर दिया, नहीं नहीं कोई तो है यार, पता लगाओ, कोई एक्सपेरिमेंट करो, सही है। तो यहाँ में क्या हुआ कि फिर जो साइंटिस्ट थे, सही है, वो इस खोज में लग गए, सही है। वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते 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 करते, सही, कितना अरसा गुजर गया, सही है, अरसा गुजर गया 1932, यानी कि 1920 में कॉन्सेप्ट आया था, सही है, कि भाई ये कोई एक ऐसा पार्टिकल और है, सही है, एक ऐसा पार्टिकल और है जो कि प्रोटॉन के मास के बराबर मास रखता है, और वो एटम के अंदर है लेकिन अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ, सही है। तो ढूंढो उसको भाई, पता लगाओ, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट लेके आओ जो उसके बारे में एविडेंस दे सके, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने ये एक जो है वो आइडिया दिया था, और जेम्स चैडविक जो है 1932, यानी कि पूरे 12 साल बाद ये सक्सीड हुए, सही है, ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ, और इससे हमें ये पता चल सका कि हाँ एक ऐसा पार्टिकल लाजमी मौजूद है एटम के अंदर जिसका मास कंपेरेबल है, बराबर है, किसके, प्रोटॉन के मास के, ठीक है। प्रोटॉन के मास के क्या है भाई, बराबर है। तो वो इस बात क्या नाम है, इसको जो है वो एक एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने, यानी कि जेम्स चैडविक ने प्रूफ किया,
ठीक है। तो ये था हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन, जिसमें दो साइंटिस्ट हैं, रदरफोर्ड और जेम्स चैडविक। रदरफोर्ड 1920 में कॉन्सेप्ट देने वाले, सही है, और जेम्स चैडविक एक्सपेरिमेंटल ये प्रूफ करने वाले कि हाँ एक ऐसा पार्टिकल लाजमी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ मुकम्मल, फिर आते हैं इसके अपैरेटस। अच्छा, अपैरेटस और एक्सपेरिमेंट इसका मैं साथ ही डिस्कस कर लूँगा ये। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई इसके अंदर जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, सही है, वो किस तरीके का एक्सपेरिमेंट था, इसको ज़रा आपने गौर से सुनना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ हमने यूज़ करी है, सही है, तो मैं अपैरेटस भी साथ साथ समझाता जाऊँगा और एक्सपेरिमेंट भी, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करी है, सही, ये क्या है हमारे पास, ये है सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, सही है, यानी कि हमने यहाँ पे एक सोर्स यूज़ करी है जहाँ से जो रेडियो एक्टिव रेज हैं वो क्या होती हैं भाई, इमिट आउट हो रही हैं, सही है। तो जिनमें से हमारे पास क्या निकल रहा है भाई, सही है, अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स, सही है, इनका जो मास है वो कंपेरेबल होता है किसके, हीलियम के मास के, ठीक है, हीलियम, ठीक है, He, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि भाई हमने यहाँ पे यूज करी है एक अदद सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेस, और रेडियो एक्टिव रेस के अंदर हमारे पास क्या हम ले रहे हैं, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स को ले रहे हैं, और अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो कंपेरेबल होता है किसके, हीलियम के मास के। अब इसका मतलब ये है कि भाई यहां से तो जो है ना अल्फा पार्टिकल्स की क्या हो रही है, यहां से अल्फा पार्टिकल्स की बारिश हो रही है, सही है, जिसको हम बोलते हैं बॉम्बार्डमेंट, सही है। तो इसने क्या किया कि भाई अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड कराया। अब बॉम्बार्ड इसने किस पे कराया, ठीक है, बॉम्बार्ड इसने कराया किस पे, बेरिलियम पे, ठीक है, किस पे भाई, बेरिलियम पे। तो आपको यहाँ पे जो प्लेट नजर आ रही है ये बेसिकली किसकी प्लेट है, ये बेरिलियम की प्लेट है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स को इसने बेरिलियम के ऊपर, सही है, अल्फा पार्टिकल्स को इसने बेरिलियम के ऊपर जो है वो क्या कराया भाई, बॉम्बार्ड कराया, सही, बेरिलियम के ऊपर इसने जो है वो क्या कराया भाई, हिट करवाया। अब जैसे ही इसने इसको जो है क्या नाम है, हीलियम को बेरिलियम पे हिट करवाया, तो यहां से कुछ रेज जो है वो क्या होने लगी, इमिट होने लगी, सही, यहां से कुछ रेज जो है वो क्या होने लगी, इमिट होने लगी, ठीक है। तो यहाँ पे हीलियम यानी कि अल्फा पार्टिकल्स को जब बेरिलियम की प्लेट पे हिट करवाया गया तो क्या हुआ बेटा, कुछ रेज जो है वो यहाँ पे इमिट आउट होने लगी, सही है, कुछ रेज यहाँ पे निकल रही थी। अब जेम्स चैडविक परेशान, जेम्स चैडविक ने बोला यार ये कौन सी रेज है, ठीक है। तो अब उसने बोला कि भाई कि जिस तरीके से जे थॉमसन ने पहले एक्सपेरिमेंट में और गोल्डस्टीन ने दूसरे एक्सपेरिमेंट में रेज की नेचर को मालूम किया था, सही है, मैग्नेटिक फील्ड के जरिए, मैं भी ये करता हूं, मैं भी इसके अराउंड जो है वो मैग्नेट के दो पोल्स रखता हूं, ये जिस तरफ मुड़ जाएंगी, सही, मैं यहाँ पे बता दूंगा कि भाई इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, सही है, ताकि ये पता चल जाएगा कि भाई ये वही रेज है, वही इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसने यहाँ पे जो है इधर मैग्नेट का पॉजिटिव पोल रखा और इधर जो है वो मैग्नेट का नेगेटिव पोल रखा, सही है। अब जब इसने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पोल्स रखे तो इसने ये पाया कि भाई ये रे तो किसी की तरफ मूव ही नहीं कर रही, सही है, यानी कि ना तो ये पॉजिटिव की तरफ जा रही है और ना ही ये नेगेटिव की तरफ जा रही है। अगर पॉजिटिव की तरफ जाती तो नेगेटिव चार्ज होता, अगर नेगेटिव की तरफ जाती तो पॉजिटिव चार्ज होता। अब ये परेशान, इसने बोला यार ये क्या बात हुई, सही है, ये तो चीटिंग है। जब जे थॉमसन ने किया था उसकी तो मुड़ गई थी, सही है, और जब इसने किया था, गोल्डस्टीन ने परफॉर्म किया था तो उसकी भी डिफ्लेक्ट हो गई थी, सही है, लेकिन मेरी क्यों नहीं हो रही यार। तो फिर उसने सोचा यार कि अगर ना तो ये रेज जो है वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है और ना ही ये रेज जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी रेज है कि जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। दैट मीन्स कि ये जो रेज है दे आर कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स, न्यूट्रल, दे हैव नो चार्ज, दे हैव नो चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, सही। खुश हो गया कि वो कि कुछ ऐसी रेज मुझे मिली हैं जो कि इससे पहले कभी नहीं देखी गई, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि इसने बोला कि यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो गई कि मैंने एक ऐसी रेज को दरियाफ्त कर लिया है कि जो कि न्यूट्रल इन नेचर होती है, सही। अब इसने सोचा कि भाई कि चलो न्यूट्रल तो है, अब ये देखता हूँ कि क्या इन रेज का कोई मास भी है कि नहीं है, सही, क्योंकि
अगर रेडिएशन ऐसे पार्टिकल्स के ऊपर कंसिस्ट करें, सही, कि जिनका मास ही ना हो, सही, जिनका मास ना हो, तो वो किसी भी जगह से जो है वो क्या कर जाती हैं, पेनिट्रेट कर जाती हैं, किसी भी जगह से गुजर जाती हैं, सही है, वो किसी भी चीज से टकराती नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसने क्या रखा, इसने यहाँ पे एक पैराफिन वैक्स, वैक्स बोलते हैं मोम को, सही, किसको बोलते हैं भाई, मोम को बोलते हैं, और इसके सामने इसने रखी एक डिटेक्शन डिवाइस जो कि उस पे पड़ने वाले जो पार्टिकल्स हैं उसको क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके, बता सके भाई इस पे पड़ने वाले जो पार्टिकल्स हैं, सही, ये कौन से हैं, पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, या फिर न्यूट्रल है। तो जब इसने इसके सामने मोम यानी कि पैराफिन वैक्स को रखा, सही है, तो जब ये रेज जाके उस पैराफिन वैक्स पे टकराई, तो यहां से जो रेज हमारे पास इमिट आउट हुई, दे आर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स व्हिच इज डिस्कवर्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, सही है, कि भाई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो रेज डिपेंड करती है वो प्रोटॉन होते हैं, बेसिकली वो पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे पास वो कौन से होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। तो जब ये रेज जाके इस डिटेक्शन डिवाइस के ऊपर टकराई, तो इस डिटेक्शन डिवाइस ने तो बता दिया कि भाई ये तो है प्रोटॉन्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये जो पार्टिकल्स है, सही है, ये जो पार्टिकल्स है ये जब वैक्स पे टकराए, तो इन्होंने टकरा के वैक्स के अंदर से जो प्रोटॉन्स थे उसको क्या कर दिया, आगे की तरफ भेज दिया, सही है, जैसे ही इस पे टकराए तो टकरा के आगे की तरफ भेज दिया। तो इससे ये पता चला कि भाई यहाँ पे हमारे पास ये जो क्या नाम है, ये जो पार्टिकल्स है, सही है, ये जो पार्टिकल्स अभी डिस्कवर हुए हैं, सही, इनका जो है वो कोई ना कोई मास भी मौजूद है, सही। तो इससे हमें दो चीजें पता चली, नंबर वन, इनके न्यूट्रल नेचर को हमने ढूंढ लिया यहीं पर, और जब ये इस पैराफिन वैक्स के ऊपर टकराई, तो पैराफिन वैक्स के ऊपर टकराने से क्या हुआ कि जो उसके अंदर मौजूद प्रोटॉन्स थे, सही, वो आगे की तरफ बढ़ गए। तो अगर ये किसी चीज से टकरा रहा है तो इसका मतलब है कि इसका कोई ना कोई मास है, क्योंकि अगर मास नहीं होगा तो ये ऐसे ही गुजर जाएगा बिना टकराए, ठीक है। तो अगर कोई चीज किसी दूसरी चीज से टकराती है तो इसका मतलब ये है कि इसका मास है, ठीक है। और अगर कोई चीज किसी दूसरी चीज से टकराए बगैर ही गुजर जाए, इसका मतलब है कि उसका मास नहीं है। तो यहाँ पे इधर से प्रोटॉन्स के इमिट आउट होने की वजह यही थी कि यहाँ पे कोई दूसरी चीज से टकरा रही है, दैट शोज कि जो चीज टकरा रही है उसका मास है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज है उसका मास है और वो न्यूट्रल है, और यहाँ से हमें जो है एक न्यूट्रल पार्टिकल की जो है वो डिस्कवरी मिली, और उस जो पार्टिकल है उस पार्टिकल का नाम हमने रखा क्या, न्यूट्रॉन, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यूट्रॉन है वो इस तरीके से क्या हो गया भाई, डिस्कवर हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, जल्दी से अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ ले, ताकि फिर हम अपने लेक्चर को बस वाइंड अप की तरफ लेके जाएंगे, जल्दी से, शाबाश। ओके बेटा तारिक, ओके फातिमा इरशाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी जो बच्चे अभी ऑनलाइन है जल्दी से बताएं भाई, मास तारिक, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। और बच्चे, वेरी गुड, बाहू, ठीक है। अच्छा, उमर आखिर में बोलता है सर एक्सपेरिमेंट वापस से एक दफ़ा ना, हर एक्सपेरिमेंट के आखिर में, ठीक है, ठीक है भाई। एक जल्दी से मैं क्विक रिव्यू दूंगा, सही है, और फिर इसके बाद जो है फिर हम इसकी जल्दी से प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और फिर यहाँ पे लेक्चर हमारा हो जाएगा ख़त्म। लेकिन नेक्स्ट क्लास तक मैं आपको एक काम ज़रूर दूंगा, ये तीनों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। क्विज आज नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट वीक स्टार्ट में क्विज होगा, तो बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को याद करिएगा, ठीक है। तो भाई एक्सपेरिमेंट उमर के लिए, जल्दी से उमर के नाम, ये एक्सपेरिमेंट उमर के नाम, ठीक है। तो भाई उमर देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ पे एक ली थी रेडियो एक्टिव सोर्स, रेडियो एक्टिव सोर्स में से क्या निकलती है, रेडिएशंस, कौन सी रेडिएशंस, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स का जो मास है वो कंपेरेबल होता है हीलियम के। तो जब अल्फा पार्टिकल्स को हिट करवाया जाता है एक प्लेट के ऊपर जो कि किसकी बनी हुई है, बेरिलियम की बनी हुई है, तो जब ये अल्फा पार्टिकल्स आके बेरिलियम की प्लेट पे टकराते हैं से, तो हमें उसकी दूसरी तरफ जो है वो कुछ रेडिएशन निकलती हुई क्या नाम है, ऑब्जर्व होती है, सही। अब ये जो रेडिएशन है, जब उसने देखा कि भाई ये रेडिएशन जो है इसका मैं चार्ज देखूं, जेम्स चैडविक ने चार्ज जब ऑब्जर्व करने की कोशिश करी तो उसने पॉजिटिव और नेगेटिव पोल को यहाँ पे रखा, सही है, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल को यहाँ पे रखा ताकि जो रेज है या तो पॉजिटिव की तरफ चले जाए या नेगेटिव की तरफ चले जाए, ये कहीं नहीं गई। इसका मतलब ये जो रेज थी ये न्यूट्रल थी, यानी कि उसने एक ऐसा पार्टिकल दरियाफ्त कर लिया था जो कि न्यूट्रल चार्ज रखता है।
अब उसने ये देखना चाहा कि क्या इसका कोई मास भी है कि नहीं है, तो उसने इसके सामने क्या रखा, एक वैक्स रखा यानी कि मोम, ठीक है, उसके सामने एक डिटेक्टर रखा। तो इसने क्या किया, जब ये रेस जाके उस वैक्स पे टकराई तो टकरा के उसने उस वैक्स के अंदर से प्रोटॉन को इमिट कर दिया। अब अगर प्रोटॉन इमिट हो रहे, इसका मतलब प्रोटॉन किसी चीज से टकरा रहे, सही। तो वो जो जिस चीज से टकरा रहे हैं, सही, वो क्या थे, वो वही रेस थी ना जो कि यहां से इमिट आउट हो रही थी, ठीक है। तो टकराने का मतलब क्या है, टकरा दो चीज उसी वक्त टकराती है जब दोनों का मास हो। अगर किसी भी एक चीज का मास नहीं है तो वो ऐसे ही गुजर जाएगी बगैर टकराए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जब ये टकराई तो प्रोटॉन इमिट हुए, डिटेक्टर ने प्रोटॉन्स को डिटेक्ट किया, दैट मीन्स कि इनका मास भी है, मास भी है और न्यूट्रल भी है, सही। तो इस पार्टिकल को नाम दिया गया क्या, न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से हमारे पास तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पे हमारे पास जो है डिस्कवर हो गए। तो किस बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम हो, सही, तो वो बिला झिझक बहुत आराम से सही पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं मूव कर रहा हूँ सही इसके प्रॉपर्टीज पे, ताकि फिर लेक्चर को हम वाइंड अप करें, टाइम पूरा हो चुका है, सही, जल्दी से। ओके तो भाई अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई न्यूट्रॉन, सही, इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो तो सबसे बेसिक है, सही, कि भाई न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल। अब सर ये कैसे पता चला, ये एक्सपेरिमेंट के दरमियान में ही पता चल गया था, जब उसने मैग्नेट के पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स को रख के उसके डिफ्लेक्शन को जज किया, सही, तो वो किसी भी तरह डिफ्लेक्ट नहीं हुए, दैट शोज के न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। फिर उसके बाद सही, दे हैव नो चार्ज। अब जाहिर सी बात है भाई, न्यूट्रल पार्टिकल है तो उनके ऊपर किसी भी किस्म का कोई चार्ज नहीं होगा, यानी कि ना तो वो पॉजिटिव होंगे और ना ही वो नेगेटिव होंगे, सही। इसके बाद द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, सही है। जो बात किसने कही थी, रदरफोर्ड ने कही थी कि कोई ऐसा पार्टिकल लाजमी मौजूद है, सही, जो कि प्रोटॉन जितना मास रखता है, सही। तो जब हमने न्यूट्रॉन जब डिस्कवर हुए और उसका मास कैलकुलेट किया तो वो मास बिल्कुल बराबर आ रहा था किसके, प्रोटॉन के, सही है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही होता है, सही है। फिर इसके बाद दीज पार्टिकल्स आर मोस्ट पेनेट्रेटिंग मैटर, सही है, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं, सही, मोस्ट पेनेट्रेटिंग होते हैं, यानी कि पेनेट्रेट का मतलब होता है किसी भी चीज में से गुजरने की सलाहियत को पेनेट्रेशन कहते हैं, सही। तो यानी कि कोई भी वॉल हो या फिर कोई भी हडल हो, ये उसमें से बासानी क्या हो सकते हैं, गुजर सकते हैं, सही। मोस्ट पेनेट्रेटिंग का मतलब है कि उसमें से बासानी पेनेट्रेट कर सकते हैं, गुजर सकते हैं, ठीक है भाई। तो जल्दी से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, सही है, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा लेक्चर मुकम्मल। तो इन प्रॉपर्टीज में किसी को प्रॉब्लम, बहुत आसान से है, मुझे तो नहीं लगता होनी चाहिए, है, नो प्रॉब्लम उमर, ओके, सही है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आज का मुकम्मल हुआ। अब जल्दी से हम टास्क देख लेते हैं और ये बात सारी अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्विज भी नेक्स्ट क्लास में बता दिया मैंने आपको, ठीक है। ओह एक मिनट, सही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हो गया, इसके बाद एक मिनट, सही, इसके बाद जेम्स चैडविक एक्सपेरिमेंट हो गया, गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। अभी हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास या फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मुकम्मल करेंगे। और एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस जो है वो लाजमी है, हर हफ्ते में आपसे ये कहता हूँ कि एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस लाजमी किया करें, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होंगे इससे, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आप नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर था वो सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर जो है वो अब सही है, वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, थैंक यू बेटा मुगीस, ओके, मास आपको समझ में आ गया, ओके उमर, ठीक है, ठीक है। तो बस अब इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।